औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 505 का लेसन नंबर 27। लेसन 26 बहुत शॉर्ट सा था, लेसन नंबर 27 भी शॉर्ट सा ही है। इसमें हम उन्हीं 6 थ्योरीज जो कि प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज़ करेंगे। चैप्टर है हमारे पास कंपेयरिंग 6 थ्योरीज पार्ट 2, टाइप्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे लर्निंग किस किस लिए होती है और उसकी किस किस तरह से लर्निंग को डिफ़ाइन की जा सकता है। यहाँ पे कुछ उसकी पॉसिबल डिफिनेशंस दी गई हैं। Learning is known as the act of acquiring or modifying new knowledge. Learning is seen as process where new knowledge is built based on previous knowledge. हमारा जो प्रीवियस जो प्रायर नॉलेज होता है उसकी बेस पे जो न्यू नॉलेज हम बिल्ड कर रहे होते हैं उसको कहते हैं लर्निंग। डिक्लरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज। अदर नेम जनरल टाइप्स इंक्लूड। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ टाइप्स दी हैं लर्निंग की। वो कौन कौन सी लर्निंग्स होती हैं? फॉर्मल लर्निंग, जैसे आप क्लासरूम में लर्निंग करते हैं उसको कह सकते हैं फॉर्मल लर्निंग। टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब कुछ टेक्निक्स वगैरह सीखने के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लर्निंग होती है। मोनोलिंगुअल मोनोकल्चरल कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, इसमें आप एक लैंग्वेज को या एक ही कल्चर के बारे में लर्निंग कर रहे होते हैं। मल्टीलिंगुअल या मल्टी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, इसमें आप बहुत सारे कल्चर को स्टडी कर रहे होते हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक साथ लेके चल रहे होते हैं। प्रैक्टिकल या फंक्शनल लर्निंग, और इसमें स्किल्स आप बेसिकली सीख रहे होते हैं। और पर्सनलाइज लर्निंग, ये आप पर्सनली कर रहे होते हैं और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होती है। The types are best explained in terms of their specific learning domains. Those domains are language is acquisition or getting, लैंग्वेज इज़ रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन और स्किल्स, यानी लैंग्वेज एक चीज़ को जैसे एक्वायर एक्विजिशन के प्रोसेस से भी लर्निंग हो सकती है और स्किल्स वगैरह जैसे सीखी जाती है इस तरह से भी उसको भी हम लर्निंग कह सकते हैं। रिटेंशन इम्प्लाइज स्टोरेज सिस्टम, मेमोरी एंड कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिव कॉन्शियस फोकस ऑन द एक्टिंग अपॉन इवेंट्स आउटसाइड और इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट बट सब्जेक्ट to forgetting. Learning involves some form of practice, perhaps reinforced practice. Learning is a change in behavior. Topic number 93 हमारे पास classroom application. Theories application in classroom aims to address the issues of learner needs and adopt appropriate learning procedure to cater those needs. The application of SLA theories in classroom provide teachers with better understanding of learner needs and insight or their teaching practices. Teaching methodologies are evolved over the period of time and these are practiced as per specific requirements. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लर्नर की नीड्स होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए टीचर्स होते हैं वो टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं और उस तरह से फिर डिफरेंट अप्रोचेस की मदद से टीचिंग कर रहे होते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स एड्रेस क्लासरूम टीचिंग एंड रिसर्च एसोसिएटेड विद वन एंड अदर। यहाँ पे कुछ मेथड्स बताया गया और मेथड में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं। ये बेसिकली वो वो अप्रोचेस ये है जो वो थ्योरीज है जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है बिहेवियरिस्ट थ्योरी की। Methods based on behaviorist theory of language learning lay emphasis on accuracy and forms and do not allow error। यानी वो वाले मेथड जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी पे बेस्ड होते हैं वो एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं और उनमें एरर्स अलाउ नहीं होती है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन थ्योरी। इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी जो है उसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है लर्नर को कन्वर्सेशन करने की और उसमें वो मीनिंगफुल इनपुट रिसीव कर रहे होते हैं टीचर से और स्टूडेंट से। उसके अलावा है जी कंप्रिहेंसिबल इनपुट का प्रोसेस जो कि स्टीफन क्रिशन का हाइपोथेसिस था। इसमें ना सिर्फ इनपुट पे फोकस किया गया बल्कि जो रीडिंग और लिसनिंग के थ्रू जो इनपुट एक्वायर कर रहे होते हैं लर्नर उस पे भी रोशनी डाली गई है। मेथड बेस्ड ऑन टीचिंग व्हाट द लर्नर इज़ रेडी टू लर्न। जो टीचिंग पे मेथड बेस्ड होते हैं वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं व्हाट द लर्नर इज़ रेडी टू लर्न। मेथड्स दैट ओनली रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन बट आल्सो मेथड्स दैट नॉट ओनली रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन बट आल्सो एज्यूम दैट नॉट एवरीथिंग हैज़ बी टू बी थॉट। ये चैप्टर बस इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 28 लर्निंग फैक्टर्स। इसका पार्ट 2 हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लैंग्वेज लर्निंग फैक्टर्स। अब इसमें हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि हमारी लर्निंग के दौरान असरअंदाज हो रहे होते हैं। इसमें टू टाइप्स के होते हैं फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज़ में भी कि एक्सटर्नल फैक्टर की एग्जांपल लिखें या इंटरनल फैक्टर्स की, या फैक्टर्स दिए हुए होंगे और उन्होंने ये पूछा हुआ होगा कि ये इंटरनल फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो इंटरनल मतलब कि जो इंडिविजुअल के इनर फैक्टर्स होते हैं उसकी अपनी मतलब पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं और एक्सटर्नल जो कि एनवायरनमेंट में होते हैं। इंटरनल मतलब कि जो लर्नर के ब्रेन में या उसकी अपनी
ज़ात से रिलेटेड होता है, जैसे एज, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, कॉग्निशन एंड नेटिव लैंग्वेज। ये सारे एक लर्नर के पर्सनल फैक्टर है ना। और एक्सटर्नल जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं बैरूनी फैक्टर, जैसे कल्चर एंड स्टेटस, मोटिवेशन, एक्सेस टू नेटिव स्पीकर्स, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। तो पहले हम जो है जो इंटरनल फैक्टर है उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एज। अब एज के बारे में बहुत सारे रिसर्चर्स के डिफरेंट थ्योरीज हैं और डिफरेंट उनकी बिलीव्स हैं, उनको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। The age factor is a matter of great interest to SLA researchers. They have been making a numerous research to establish the relationship between age and SLA researchers like Alice, Larson, Freeman, and Mabry and Locke state that younger learner are more successful in language study than aged one. अच्छा, ये वाला आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से दो रिसर्चर्स के नाम लिखे जिनका ये बिलीव था कि जो चाइल्ड होते हैं वो अडल्ट की निस्बत बेहतर लैंग्वेज सीख सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे रिसर्चर्स के नेम लिखें, या रिसर्चर्स के नेम दिए भी हो सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि इनका क्या बिलीव था, अडल्ट ज़्यादा जल्दी लैंग्वेज सीखते हैं या चाइल्ड। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे दिए गए हैं एलिस, लैसन, फ्रीमैन एंड मैबरी एंड लॉक स्टेट दैट यंगर लर्नर आर मोर सक्सेसफुल लैंग्वेज स्टडी दैन एजेड वन। इनका कहना था कि जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उसके बरक्स Cook claimed that children with exposure to SLA at the early stage demonstrate the ability to perform native-like, which the adult failed to do so. Krishan et al. 1979 believe that older is faster but the younger is better. जब कृष्ण का इनके अगेंस्ट था, जो बिलीव था वो उसका कहना था कि जो ओल्डर होते हैं वो ज़्यादा फास्ट होते हैं और जो यंगर होते हैं खैर वो भी बेहतर होते हैं। The critical period hypothesis is widely referred to as a study of the age factor. अच्छा, critical period hypothesis का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्यूबर्टी की एज से पहले जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो हमारे ब्रेन मैकेनिज्म होता है लैंग्वेज लर्नने के लिए वो ज़्यादा फास्ट होता है और हम ज़्यादा जो बच्चा होता है बिफोर प्यूबर्टी वो ज़्यादा अच्छे से लैंग्वेज जल्दी सीख सकता है। अब ये वाला जो हाइपोथेसिस था ये अगेंस्ट था सिंगलटन के बिलीव के अगेंस्ट था। उसका कहना था कि the hypothesis has been opposed by Singleton, who claimed that Dutch learners who started learning English in the classroom after the age of 12 were able to gain native-like accent. अब इसका ये कहना था कि जो डच लर्नर थे उन्होंने जब क्लासरूम में आफ्टर एज ऑफ 12 जब सेकंड लैंग्वेज को लर्न किया तो उनका जो एक्सेंट था वो नेटिव लाइक था। तो ये वाली यहाँ पे ये इख्तलाफ बेसिकली ये है कि अगर 12 के बाद वो लर्न करेंगे तो वो उनका जो एक्सेंट है वो ज़्यादा L2 स्पीकर्स की तरह होगा, नेटिव स्पीकर की तरह होगा। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर 2 आ जाता है जी, मोटिवेशन। मोटिवेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज ए साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है। मोटिवेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट दैट रेफर टू द डिज़ायर एंड इंसेंटिव दैट इंडिविजुअल हैज़ टू एंगेज इन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे 3 व्यूज़ बताए गए अबाउट मोटिवेशन। वो कौन कौन से हैं? बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव। बिहेवियरिस्ट व्यू के मुताबिक दिस व्यू ऑफ द मोटिवेशन डील्स विद द फैक्टर लाइक एंटिसिपेशन ऑफ रिवार्ड, डिज़ायर फॉर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड एक्सटर्नल इंडिविजुअल फोर्सेज एंड कंट्रोल। बिहेवियरिस्टिक में बेसिकली एक्सटर्नल टाइप की ना मोटिवेशन आ जाती है, जैसे रिवार्ड वगैरह लर्नर को दिए जाएं और उनकी तारीफ़ वगैरह की जाए, तो इस तरह से। कॉग्निटिव इनर जो सेटिस्फेक्शन होती है, अब लर्नर लैंग्वेज को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली वो लर्न कर रहा है, बिल्कुल सीखता जा रहा है, मतलब सक्सेसफुल है अर्ली स्टेजेस में, तो वो उसे इनर सेटिस्फेक्शन होगी, तो ये कॉग्निटिव मोटिवेशन होगी। और कंस्ट्रक्टिव में भी ये फैक्टर आ जाते हैं लाइक फोकस ऑन फॉर स्टडीइंग मोटिवेशन इन लर्नर, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिटी, सोशल स्टेटस, सिक्योरिटी फॉर ग्रुप एंड इंटरनल एंड इंटरेक्टिव फोर्सेज एंड कंट्रोल आर सम ऑफ द फैक्टर्स। अच्छा, आगे मोटिवेशन के 3 फेजेस बताए गए जो कि डिफाइन किए थे डॉर्ने मॉडल ने। डॉर्नेल मॉडल में इसके 3 फेजेस जो डिस्क्राइब किए थे, फर्स्ट में होता है सेटिंग गोल्स एंड गेटिंग स्टार्टेड। उसके मुताबिक सबसे पहले हमें गोल सेट करने हैं और अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर देनी, यानी गोल को अचीव करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट, कीपिंग द मोटिवेशन इनएक्ट वेल कैरिंग आउट द टास्क, साथ साथ टास्क को भी कैरी करना है और मोटिवेट भी रहना है। परफॉर्मेंस रिफ्लेक्शन पे बेसिकली फीडबैक आ जाती है। मोर ओवर इंटीग्रेटिव मोटिवेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। तो इसके अलावा ये 2 टाइप्स की जो मोटिवेशन है ये भी इफेक्ट कर रही होती हैं लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को।